Yes, today we are going to start our last topic, types of cooperative societies. तो देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो मेनली 6 टाइप्स होती हैं जो हमें देखने के लिए मिलती हैं मार्केट में, ठीक है। तो इसमें फ़र्स्ट क्या है, फ़र्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ लोग, कुछ आम कंज्यूमर्स जिनको कोई चीज़ चाहिए होती है, ठीक है, कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो कंज्यूमर्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना, और वो क्या करते हैं, इकट्ठे होके, ठीक है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। अब देखो जो आपके पास सामान, हमारे पास जो सामान आता है, हमारे घरों में आता है, ठीक है, वो कैसे आता है, एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो सामान होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर से फिर सामान कस्टमर के पास आता है, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में एजेंट्स और ब्रोकर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, मिडल मैन्स होते हैं, चाहे वो होलसेलर है, चाहे रिटेलर है, चाहे एजेंट्स है, चाहे ब्रोकर्स हैं, ठीक है। ये 5 टाइप्स ऑफ मिडल मैन्स आते हैं रास्ते में, ठीक है ना। तो अब देखो जब सामान मैन्युफैक्चरर के पास बना तो उसका सामान मान लो 10 रुपये का बना, उसने आगे होलसेलर को वही सामान कम से कम अगर हम लगाएं कि 2 रुपये कमा के दे रहा है तो 12 रुपये में दिया, 12 रुपये में होलसेलर वही सामान जो है, ठीक है, वो किसको दे देगा, रिटेलर को दे देगा, ठीक है। रिटेलर ने अगर 2 रुपये भी कमाए, ठीक है, तो 14 रुपये में उसके पास सामान पहुंचा, और ये 14 रुपये का सामान कस्टमर के पास कितने रुपये में पहुंचेगा, 16 रुपये में, ठीक है। अगर इसी के बीच में हमारे पास एजेंट्स और ब्रोकर्स भी आ जाएं, ठीक है, तो 2-2 रुपये वो भी कमाएंगे, तो इसके पास 18 में और 20 में। अब देखो कस्टमर के पास अगर ये मिडल मैन्स के थ्रू सामान आएगा, ठीक है, इन लोगों के थ्रू सामान आएगा, तो कस्टमर के पास सामान कितने रुपये में पहुंचेगा, 20 रुपये में। कहने का मतलब 10 रुपये का सामान हमें कितने में मिला, 20 रुपये में मिला, हमें दुगने दाम पे मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मिडल मैन्स हैं, ठीक है, इनको अगर हम रिमूव कर दें, ठीक है, हटा दें, तो हमारा जो 10 रुपये का सामान है, ठीक है, वो हमें कितने में पड़ जाएगा, 12 रुपये में पड़ जाएगा हार्डली, ठीक है। तो यहाँ पे यही रिलैक्सेशन लेने के लिए कुछ कंज्यूमर्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और वो डायरेक्टली सामान मैन्युफैक्चरर से ले लेते हैं या फिर होलसेलर से ख़रीद लेते हैं, ठीक है ना। और उनको क्या मिल जाती है, ये जो रिलीफ मिल जाती है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं मिडल मैन्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मोटिव क्या है, कहता है क्रिएटर्स कौन होते हैं, कौन बनाते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, कुछ आम लोग हु वांट टू गेट रिड ऑफ ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एक्सप्लोटेशंस, ठीक है। अब देखो कुछ लोग तो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग तो जानबूझ के, जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, उसने सामान हो 10 रुपये का सामान है, होलसेलर को 15 का दिया, जो होलसेलर है आगे वो 30 रुपये का देगा, आगे वो 60 रुपये का देगा, मतलब एक्सप्लोटेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, कस्टमर की, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी से हमें राहत मिल जाती है, रिड मिल जाती है, ठीक है ना, किसको, कस्टमर्स को, ठीक है। उनको क्या मिलेगा, डायरेक्ट सामान मैन्युफैक्चरर से मिलेगा, रीज़नेबल प्राइस पे मिलेगा। अब देखो अगर मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मैं जाके मैन्युफैक्चरर को कहती हूँ कि मुझे ना एक सामान, एक प्रोडक्ट, एक यूनिट चाहिए, मान लो कि मुझे ना टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है, टूथपेस्ट जो है वो हार्डली 60 रुपये का आता है, ठीक है, और मैं एक प्रोडक्ट, एक यूनिट लेने जाती हूँ, तो क्या मुझे कोई मैन्युफैक्चरर दे देगा, कभी भी नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें वो क्या देगा, बल्क में देगा सामान, ठीक है ना, वो मुझे कोई एक यूनिट नहीं देगा, वो कहेगा मैडम आप 1000 खरीदो, 100 खरीदो, मैं एक नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो बल्क में खरीद देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बल्क में लेना चाहते हो, आप थोक में लेना चाहते हो, तो आपके पास ज़्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कम से कम लोग कितने होते हैं, 10, और ज़्यादा से ज़्यादा नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन्स हैं, वो कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो मिलके एक सोसाइटी बना लेते हैं और इकट्ठे होके जब सामान खरीदते हैं तो वो उनको सस्ता मिलता है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्ट क्या है, एलिमिनेटिंग मिडल मैन्स, ये एलिमिनेट कर देते हैं, मिडल मैन्स को एलिमिनेट हो गए, अब सीधा ही सामान मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास जा रहा है, ठीक है।
इंश्योरिंग द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। यहाँ पे ये इतने ज़्यादा, ये एक सोसाइटी है, ठीक है, जिसमें कितने कस्टमर हैं और हर एक कस्टमर की आपको पता है रेगुलर डिमांड्स रहती हैं। हम लोग रेगुलरली सामान खरीदते हैं, डेली सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहती है, कांस्टेंट सप्लाई रहती है, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरर है वो जान जाता है कि ये तो हमारे डेली के कस्टमर हैं, ये हमसे लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो वो आपको सप्लाई जो है वो रेगुलर करवाता रहता है, ठीक है। आप अगर एक मैन्युफैक्चरर से आपको बात नहीं बनी, आपका नहीं मन मतलब ठीक लग रहा आपको, ठीक है, आप किसी अदर से ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है, हमें अच्छा गुड मिलता है और रीजनेबल प्राइस पे मिलता है। नेक्स्ट है बेसिक फंक्शंस, काम क्या करती है ये सोसाइटी, परचेजिंग गुड्स इन बल्क, ये बल्क में सामान खरीद लेती है, थोक में खरीदती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड होलसेलर से, ठीक है। प्रोड्यूसर से भी खरीद सकते हैं, होलसेलर से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिंग गुड्स टू द मेंबर्स, और किसको देती है, अपने मेंबर्स को, ठीक है। अब मेंबर्स कौन होते हैं, जिन्होंने मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, ठीक है। अगर देखो आपके पास ना सामान थोक में बहुत ज़्यादा आ गया और आपके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको इतना सामान चाहिए नहीं और आपके पास सामान बच गया है, ठीक है, पर ये जो सोसाइटी होती है ये किसके लिए चलाई जाती है, वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, सिर्फ मेंबर्स के लिए। नॉन मेंबर्स का मतलब सोसाइटी के लोगों के लिए नहीं चलाई जाती। पर अगर आपके पास सामान बच गया है, ठीक है, तो आप उन नॉन मेंबर्स को भी दे सकते हो, ठीक है। अगर सोसाइटी में कोई बाहर वाला पर्सन आ गया है आपसे सामान लेने के लिए तो आप दे सकते हो, पर पहले आपने जो प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है, अपने मेंबर्स को। अगर सामान बच गया है तब नॉन मेंबर्स को देना है। अब अगर मेंबर्स के पास ही शॉर्टेज है तो नॉन मेंबर को हमने कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। और ये नॉन मेंबर्स को हम किस रेट पे देते हैं, जैसे हम अपने अदर मेंबर्स को देते हैं, ठीक है। तो रीज़नेबल प्राइस पे मिलते हैं, इसीलिए जो आम लोग होते हैं ना, आम कस्टमर होते हैं, वो भी सोसाइटी में आके लेना पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखो नॉन मेंबर्स कैन ऑल्सो बाय, अब इसके कुछ अदर फीचर्स भी हैं। नॉन मेंबर्स कैन ऑल्सो बाय, वो भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। मेंबर्स आर गिवन प्रायोरिटी, पर प्रायोरिटी किसको देनी है, मेंबर्स को। पहले मेंबर से पूछना है, अगर फालतू है तो दे देना है, नहीं देना, ठीक है। थर्ड, समटाइम्स मेंबर्स आर गिवन स्पेशल डिस्काउंट्स, ठीक है, कई बार मेंबर्स को स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। क्यों मिलते हैं, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो देखो, जैसे कि हमारे पास 10 मेंबर हैं, ठीक है, जो मेंबर 4 है उसने आधा 50% सामान खरीद लिया, ठीक है, मतलब इसी ने ज़्यादा खरीद लिया तो हम इसे क्या करेंगे, प्रॉपर स्पेशल डिस्काउंट पे देंगे, ठीक है। बाकियों के ऊपर हम क्या 1-1, 2-2 रुपये कमाएंगे और इसको वही जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबर्स आर गिवन बोनस, मेंबर्स को क्या दिया जाता है, बोनस दिया जाता है एंड शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर जो वो। नेक्स्ट इज मेंबर्स आर गिवन बोनस, अब ना मेंबर्स को हम क्या करते हैं, बोनस देते हैं एंड शेयर इन प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शनेट टू देयर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देते कैसे हैं, अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो हमारी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि हमने उनको डिविडेंड देना है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है। किसके ऊपर ब्याज देना है, जितनी भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जितनी भी उन्होंने कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में, ठीक है। पर ये जो डिविडेंड देना है नॉट एक्सीड 10%, ठीक है, ये कभी भी हमारा 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे इस पॉइंट में इसने क्या बोला है कि द मेंबर्स आर गिवन बोनस, मेंबर को बोनस भी दिया जाएगा। अब देखो मान लो कि हमारे पास 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, ये हम लेट कर लेते हैं कि 10 मेंबर्स हैं हमारे पास और 10 मेंबर्स ना हर एक मेंबर जो है वो 1 लाख रुपीज़ लगा रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 10 लाख रुपीज़ उन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। अगर बिज़नेस हमारा जो बिज़नेस है मान लो वो 1,50,000 रुपीज़ इस साल उनके प्रॉफिट में उन्होंने कमाए, ठीक है ना, प्रॉफिट्स कमाया उन्होंने, ठीक है। तो जो 1,50,000 उन्होंने प्रॉफिट कमाया है इसके ऊपर ये जो मेंबर्स हैं इन्होंने 1 लाख ईच लगा रखे हैं, इसके ऊपर हम उनको ब्याज देंगे 10%। ब्याज का मतलब 10-10 हज़ार सभी को देंगे, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपया तो हम सभी को क्या दे देंगे, जो उनका ब्याज है, ठीक है, ब्याज के रूप में दे देंगे।
बाकी जो 50,000 बच गया है, एक्सेसिव बच गया है जो, ठीक है, उसका बोनस दिया जाएगा, ठीक है। ये बोनस जो है ये किस पर्सन को दिया जाता है, जो ज़्यादा हमारा वो ख़रीदता है, सामान ख़रीदता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल ली थी कि 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हैं, जिसमें ये जो मेंबर 3 है इसने 50% सामान ख़रीद लिया, मतलब इसने सबसे ज़्यादा ख़रीद की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन को बोनस दिया जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन सी होती हैं? ये वो सोसाइटीज़ हैं जिसमें स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब पता क्या होता है यहाँ पे, जैसे ना अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, अभी हमें पता है कि जो हमारी गुड्स होती हैं वो मेनली 3 टाइप्स ऑफ गुड्स होती हैं। एक होती है कैपिटल गुड्स, एक होती है इंटरमीडिएटरीज गुड्स, ठीक है, इंटरमीडिएटरीज गुड्स, एक होती है हमारी कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल का मतलब क्या है, जो एक से तो तैयार होके चली गई हैं, ठीक है ना, मैं जो मशीनरी तैयार की जाती है आगे उससे हम मशीन तैयार करते हैं। इंटरमीडिएटरीज का मतलब क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर ने तो सामान तैयार करके भेज दिया, जैसे ब्रेड है, ठीक है, एक कस्टमर, एक मैन्युफैक्चरर ने तो ब्रेड उसका फिनिश्ड गुड्स है उसने तैयार करके भेज दिया है। जो दूसरा है, जो पिज़्ज़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें पिज़्ज़ा तैयार किया जाता है, ठीक है, तो पिज़्ज़ा के लिए तो ये ब्रेड अभी रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएटरीज गुड्स जो होती हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब जो ब्रेड है वो तैयार है, अब हम इसे चाय के साथ खा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, जो रेडी सामान होता है। तो यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएटरी गुड्स होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, एक से तैयार होके आ गया, हम उससे चेयर्स बनाएंगे। रबर है, रबर एक जो मैन्युफैक्चरर है उसने तैयार करके भेज दिया, उसके लिए तो ये फिनिश्ड है, दूसरे के लिए, ठीक है ना, जो रबर से सामान बनाएगा, अब जैसे टायर वगैरह बनाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए ये क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो ये जो क्या होते हैं, ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है, अगर ना इनसे सामान लेने जाते हैं तो ये जो इनके लार्ज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, उनको ये प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोक में ज़्यादा सामान खरीदते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि एक तो इनको डिस्काउंट्स नहीं मिल पाते उतने, ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने सामान कम खरीदना होता है, ठीक है। पर अगर ये सारे जो हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स ये इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, और अगर मान लो कि एक एक प्रोड्यूसर 100 यूनिट भी खरीद रहा है, तो 10 लोग इकट्ठे होकर 1000 यूनिट्स खरीदेंगे तो ये भी लार्ज इंडस्ट्रीज़ के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी ये क्या होते हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और मिलके अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें इन्हें क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है, इन्हें स्पेशल डिस्काउंट्स मिलते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल ख़रीदने की प्रॉब्लम आती है कि कहाँ से ख़रीदे, कहाँ से हमें सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये सॉर्ट आउट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी एक मेंबर्स होती हैं, ठीक है ना, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो हमारी कमेटी होती है वो सोचती है ये सारा कुछ। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, क्रिएटर कौन होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो मिल जाते हैं और एक इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। ये प्रोड्यूसर कौन होते हैं, हु फेस डिफ़िकल्टी इन अटेनिंग मटेरियल एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, ये वो होते हैं जिनको मटेरियल लाने में और उसे बेचने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रोवाइडिंग मटेरियल, इनका ऑब्जेक्ट होता है मटेरियल प्रोवाइड करना, हेल्प करना जो हमारे स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, किस चीज़ में हेल्प करनी, टू सेल ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ गुड्स में, ठीक है। नेक्स्ट है इसका बेसिक फंक्शन, ये मेन क्या काम करते हैं, असिस्ट मेंबर्स, ये मेंबर्स को असिस्ट का मतलब मेंबर को हेल्प प्रोवाइड करते हैं परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में, ठीक है। नेक्स्ट अदर फीचर्स क्या हैं, रिलीफ प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स को रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ तो वो क्या करें, सारा टाइम अपना इसी चीज़ में लगा दें कि कहाँ से ख़रीदना है, कहाँ बेचना है, ठीक है ना, प्रोड्यूसर का। अदरवाइज़ अगर उनको परचेज़ किया हुआ सामान मिल जाएगा,
और उनका सामान बिक भी जाएगा, तो वो सारी कंसंट्रेशन अपनी, सारा टाइम अपना किस पे स्पेंड करेंगे, सिर्फ उस चीज़ को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे अदर फीचर्स क्या है, रिलीफ प्रोड्यूसर फ्रॉम अदर बर्डन्स। ठीक है, अदर बर्डन्स का मतलब खरीदना और बेचने का बर्डन खत्म हो गया इनका, सो दैट दे कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटी। सिर्फ वो सारा टाइम किस में लगाते हैं, किस में प्लानिंग करते हैं, अपनी सोचते हैं प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। ये मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, एक तो होता है सेल, बेच देना सामान। ठीक है, और सेल में क्या होता है, सामान आपके पास प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करके दे देगा, सामान बना बनाया दे देगा और आपने उस सामान को बेच देना है। ठीक है, एक होता है मार्केटिंग। जो मार्केटिंग है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो सेल से थोड़ा सा क्या है, ब्रॉडर है। ठीक है, क्यों ब्रॉडर है, क्योंकि इसमें हम डिटेल में सोचते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग में ये सोचा जाता है, रिसर्च की जाती है यहाँ पे कि मार्केट में सामान क्या चाहिए, हमारे कस्टमर को चाहिए क्या है। ठीक है, फिर वही सामान जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसकी प्रोडक्शन की जाती है, फिर उस सामान की जब प्रोडक्शन हो जाती है फिर एडवर्टीज़मेंट की जाती है, लोगों को बताया जाता है कि हमने ये सामान तैयार किया है, बनाया है, क्योंकि जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्केटिंग है वो क्या करती है, सबसे पहले तो रिसर्च वर्क होता है उसमें, फिर रिसर्च के बाद वहाँ पे प्रोडक्शन की जाती है सामान। ठीक है ना, प्रोडक्शन के बाद ये एडवर्टीज़मेंट करती है, ये लोगों को बताती है कि हमने ये सामान तैयार किया है, फिर वो सामान लोगों तक पहुँचाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, सामान पहुँचाया जाता है और जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो वेयर हाउसेस में रखा जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे सामान पहुँचाने के बाद, सेल करने के बाद भी मार्केटिंग ख़त्म नहीं होती, ये देखा जाता है कि क्या मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, हमारे कस्टमर। ठीक है ना, हमारे प्रोडक्ट से। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते, ठीक है, फिर रिसर्च दोबारा की जाती है, मार्केटिंग, फिर दोबारा से ये सारी प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं और आर्टिशंस होते हैं, उनको इन्हीं सारी डिफ़िकल्टीज से क्या करती है, रिड प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कहते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर एंड आर्टिशंस हु फेस डिफ़िकल्टी इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एट हैंडसम प्रॉफिट सिंगल हैंडली का मतलब सिर्फ एक पर्सन के थ्रू ही जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा काम कौन करते हैं, मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ वाले। ठीक है, तो ये कौन होते हैं, क्रिएटर कौन होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर और आर्टिशंस होते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि रेगुलर मार्केट प्रोवाइड की जाए, उनका सामान रेगुलर बिके, डेली बिके। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लोटेशंस ऑफ मिडलमैन्स। ठीक है, मिडलमैन्स का मतलब क्या होता है, ये जो सर्विसेज हैं, जैसे रिसर्च वर्क करवाना, जैसे कि एडवर्टीज़मेंट करवानी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जैसे कि वेयर हाउसिंग, ये सारी ही आउटसोर्सिंग सर्विसेज हैं। आउटसोर्सिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि ये सारी सर्विसेज हमने किससे लेनी है, बाहर वाले लोगों से लेनी है। ठीक है, तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है, जब हम बाहर वालों से लेते हैं, जैसे कि हमने एडवर्टीज़मेंट है वो हम खुद नहीं करते, हम किसी पर्सन को, जैसे कि हमने वो जो है हमारे इंटरनेट पे हमने उनको क्या कर देना, एडवर्टीज़मेंट के लिए पैसे दे देने हैं, हम टीवी के ऊपर जैसे आपकी एडवर्टीज़मेंट आती हैं। ठीक है, तो ये जो बाहर वाले लोग होते हैं, जो मिडलमैन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए पैसे चार्ज करते हैं और कई बार ये पैसे क्या कर लेते हैं, आपसे ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। पर ये सारी फैसिलिटीज़ अगर मेंबर्स, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड करती है तो वो रीज़नेबल प्राइस पे ही देती है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है इसके बेसिक फंक्शंस, करते क्या हैं ये। ठीक है, फर्स्ट क्या है, कलेक्टिंग गुड्स। पहले तो ये गुड्स को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द मेंबर से। ठीक है, जैसे ही रिसर्च होती है, सेल होती है, ये कलेक्ट कर लेते हैं। सेलिंग द जो कलेक्टेड गुड्स है रीजनेबल प्राइस के ऊपर उसे बेच देते हैं। टेकिंग केयर ऑफ द माल प्रैक्टिसेस। ठीक है, माल प्रैक्टिसेस का मतलब जो फ्रॉड्स होते हैं उनको भी ये देखते हैं ड्यूरिंग ट्रेड डील्स। ठीक है, जब ट्रेड में पैसे लेना देना होता है, लाइक चेकिंग फ्रॉड्स इन अकाउंट्स एंड यूजिंग फॉल्स वेट। ठीक है, या फिर कई बार तो लोग क्या करते हैं, फ्रॉड कर देते हैं अपने अकाउंट्स में पैसे के लेन देन में। ठीक है, या फिर
यूजिंग फॉल्स वेट, ठीक है, जैसे कि 100 kg लिखा होता है, ठीक है ना, उसको 200 kg जो है वेट को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करती हैं, इस टेंडेंसी को भी चेक करती हैं। नेक्स्ट इसके कुछ बेसिक फंक्शन है, मेनली जो बेसिक फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट क्या है, इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बार्गेनिंग। ये ना बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, जब हमने थोक में सामान बेचना खरीदना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाती है बार्गेनिंग की कैपेसिटी, और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड होता है मेंबर्स को। इस तरह से हमें क्या मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं, ठीक है। और जब हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं तो वो हमें क्या मिलती है, असिस्टेंस मिलती है, हमें फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर, कितनी इट हेल्प इन मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करती है, वेयर हाउसिंग का अरेंजमेंट करती है, पैकेजिंग करती है मार्केटिंग के लिए, ठीक है, रिसर्च करती है, ठीक है, फॉर द मेंबर्स, ठीक है। ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, इन्हीं मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस एंड रिजर्व्स, अब क्या होता है, पहले आप अपनी रेवेन्यूज़ देखते हो, अपना प्रॉफिट, उसमें से अपने खर्चों को माइनस कर देते हो। जो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, उस प्रॉफिट को कहते हैं आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस रिजर्व फ्रॉम द टोटल सेल दे डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग अमाउंट टू द मेंबर्स, ठीक है। बाकी पैसा जो है वो इन द वे ऑफ डिविडेंड और बोनस किसे बांट दिया जाता है, अपने मेंबर्स को बांट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। क्रेडिट का मतलब ये क्या प्रोवाइड करती हैं, ये लोन देती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो होते हैं लोन्स प्रोवाइड करने वाली, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 100% ही होते हैं, 100 से ज़्यादा लोग ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ लोन बहुत ज़्यादा, जो पैसा जो है ट्रेजरी का, ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है रजिस्ट्रार ने कि 100 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक तिजोरी बनाते हैं, ठीक है, एक ट्रेजरी होती है इनकी, जिसमें ये क्या करते हैं, सारे मिलके इकट्ठे होके, ठीक है ना, अपने पैसे, अपनी जो सेविंग्स हैं वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर इनके किसी मेंबर को लोन चाहिए होता है तो उसको प्रोवाइड कर देते हैं, और उस पर्सन से ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं कि तुमसे हम 10% ब्याज लेंगे, और जो 10% ब्याज होगा यही इनकी क्या होती है, इनकम्स होती हैं। और अगर ये ब्याज, ठीक है, ये जो लोन है, ठीक है, ये इनके पर्सनस को, इनके मेंबर्स को नहीं चाहिए होता, तो ये नॉन मेंबर्स को भी प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटीज़, ठीक है। तो कहते कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में फर्स्ट क्या है, क्रिएटर्स कौन होते हैं, जनरल पर्सन, आम लोग होते हैं, हु हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिनके रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनके पास कम होते हैं, ठीक है, और ये थोड़ी थोड़ी करके उनको सेविंग्स करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, टू हेल्प द मेंबर्स फील फ्री फ्रॉम द क्लचर्स ऑफ द मनी लेंडर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे ना ये हेल्प करते हैं मेंबर्स की। कई बार क्या होते हैं, जब आपको पैसे चाहिए होते हैं, लोन चाहिए होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, किसी ऐसे लोगों के जंगल में फंस जाते हो जो आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है, आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे क्लचर्स से बचा जा सकता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसी चीज़ में अपने मेंबर्स की हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं जितने टाइम के लिए उनको चाहिए होता है, एट रीज़नेबल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। टू इनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग्स, ठीक है, इससे क्या होता है, इनके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको बैठे बिठाए क्या होता है, जैसे कि ये लोग जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाले लोग होते हैं, ठीक है, ये क्या है, किसी बिज़नेस में काम कर रहे हैं मान लो, ठीक है, और जो बिजनेसमैन्स हैं, मान लो कि 100 बिजनेसमैन्स इकट्ठे हुए और उन्होंने ना ये सोसाइटी बना ली और अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करते रहे, जिसको पैसे की ज़रूरत है उसे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनको इनकरेजमेंट मिलती है, जितना ज़्यादा पैसा ये अपने बिजनेस में लगाएंगे उसके बदले इनको उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा, ब्याज मिलता है, ठीक है। तो टू इनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग्स इन द मेंबर्स में हैबिट बन जाती है कि मैंने ज़्यादा पैसे बचाने हैं और अपनी बिजनेस उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा देने हैं, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट है बेसिक फंक्शन। अब इसका बेसिक फंक्शन क्या है, फर्स्ट क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स लेती हैं, ठीक है, जमा, जैसे हम बैंक में जमा करते हैं वैसे जमा करवाते हैं, और प्रोवाइडिंग लोन टू द मेंबर्स, ठीक है, और लोन दे देती हैं अपने मेंबर्स को एट रीजनेबल रेट के ऊपर।
सॉरी कितने रीजनेबल रेट के ऊपर मेंबर्स को ब्याज दे देते हैं एंड ऑन इजी टर्म्स। इजी टर्म्स का मतलब जैसे आपको फैसिलिटेटेड होगा, ठीक है, 2 साल बाद 5 साल बाद हमारा लोन जो है वो आप वापस कर देना, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है इसके अदर फीचर्स भी हैं। देयर आर 3 सोर्स ऑफ फंड्स। इसके ना 3 सोर्स हैं, मतलब पैसा कलेक्ट करने के, इनकी तिजोरी में पैसा आता कैसे कैसे है। एक तो शेयर इशू करते हैं ये, ठीक है ना, शेयर कैपिटल होती है इनकी जो अपने मेंबर्स को देते हैं। जो इनके मेंबर्स होते हैं ना वो शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है, और इनके मेंबर बन जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है डिपॉजिट्स ऑफ मेंबर, या फिर जो मेंबर्स टाइम टू टाइम, ठीक है, पैसे जमा करते रहते हैं तिजोरी में, ठीक है, वो वाला पैसा होता है इनका डिपॉजिट्स। एंड नेक्स्ट उसके बाद होता है फ्रॉम नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर्स से क्या करते हैं ये, उनको कई बार जो है वो इजी टर्म्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं और इसी तरह से वो उनसे लोन ले भी लेते हैं। अगर कोई देना चाहे जिसके पास पैसे हैं, ठीक है, तो ये लोन ले भी लेते हैं उनसे, ठीक है। तो नॉन मेंबर से भी इनके पास एडवांसेस आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट है दीज सोसाइटीज समटाइम्स गिव लोन टू द नॉन मेंबर्स ऑल्सो। कई बार ये क्या करती है, नॉन मेंबर्स को भी जो है वो लोन दे देती हैं। पर आपने ये बात याद रखना है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं ये इनका पर्पस क्या होता है, इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स। अपने मेंबर्स की इन्होंने हेल्प करनी है, तो ये प्रायोरिटी हमेशा अपने मेंबर्स को ही देते हैं, ठीक है। अगर पैसा बचेगा तो नॉन मेंबर्स को देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। फार्मिंग सोसाइटी में एक कंपल्शन है, कंपल्सरी है कि इसमें जो क्रिएटर होने चाहिए वो सिर्फ फार्मर ही होने चाहिए, जनरल पर्सन्स नहीं, आम लोग नहीं होने चाहिए, सिर्फ किसान लोग ही हों। किसान लोग मिलके क्या करते हैं, ये सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो कि किसान है, एक किसान है, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, इसके पास थोड़ी सी ज़्यादा है, इसके पास और थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, इसके पास कम ज़मीन है, ठीक है। तो अगर ये चाहें, ठीक है, तो इतनी थोड़ी ज़मीन पे, ठीक है, एक बड़ा प्लॉट नहीं लगा सकते, एक कोई बड़ा प्लांट नहीं लगा सकते, कोई बहुत बड़ी ये अपनी क्रॉप्स, या फिर कोई अगर इनके दिमाग में चल रहा है कि हम बहुत बड़ी प्रोडक्शन करें इस ज़मीन के ऊपर, ठीक है, तो वो नहीं पॉसिबल इनसे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनके पास ज़मीन थोड़ी बहुत कम है सभी के पास। पर अगर ये जॉइंट हो जाए, मिल जाएं आपस में, ठीक है ना, और मिल के ये क्या कर सकें, इस ये सारी ज़मीन अब इनकी हो जाएगी अगर ये जॉइंट हो जाए, मिल जाएं आपस में, छोटे वाले और बड़े वाले, ठीक है। तो अब ये कोई बहुत बड़ा प्लांट इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, उगा सकते हैं सामान, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो आपस में जॉइंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, हु आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग फार्मिंग इकोनॉमिकली, ठीक है। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे ये पर्सन है, ये उगाएगा सामान, ये अपना उगाएगा, ये अपना उगाएगा, ये अपना उगाएगा, इसके पास अपनी मशीनरी होगी, मतलब ट्रैक्टर्स वगैरह होंगे, ठीक है ना, तो इनके पास अपना ट्रैक्टर होगा। पर अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो एक ही ट्रैक्टर से, एक ही मशीनरी से सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब काम सामान एक एक यूज़ होगा, ठीक है, काम सभी का चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, इकोनॉमिकली हो जाएगा, सारा काम सस्ता पड़ेगा इन सभी को, ठीक है। तो इसमें क्रिएटर स्मॉल कौन होते हैं, फार्मर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल एट हाईएस्ट प्रोडक्टिव इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करनी है, और वो भी किसके ऊपर, इकोनॉमी, उसके सस्ती के ऊपर, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने बताया है कि अब एक ट्रैक्टर यूज़ होगा और काम चारों का चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पैसे तो लगेंगे सिर्फ एक ट्रैक्टर के, और 4 जो हमारे वो हैं खेत हैं वो जोत हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद बेसिक फंक्शन क्या है, इसका काम क्या करती हैं ये जो सोसाइटी है, इनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये कोऑपरेटिव फार्मिंग को इनकरेज करती है, प्रोवाइडिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, ठीक है। और उनको क्या प्रोवाइड करती है, मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स देती है, हाई क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करती है, फर्टिलाइजर्स देती है, ठीक है। तो ये सारा इनको क्या है, इसका उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्ट है मेनली, ठीक है। नेक्स्ट अदर फीचर्स क्या हैं, दीज सोसाइटीज़ प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन गेटिंग द मेंबर्स रिड ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ स्मॉल स्केल फार्मिंग, ठीक है। स्मॉल स्केल फार्मिंग में जो खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, उससे इनको क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ क्या होती हैं, ये वो सोसाइटीज़ हैं जो अपने मेंबर्स को क्या प्रोवाइड करती हैं, हाउसेस, ठीक है, या फिर प्लॉट्स प्रोवाइड करवा देती हैं, ठीक है। ये मेंबर्स जो हैं
वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इकट्ठे होके, ठीक है, ये सारे मेंबर्स क्या करते हैं, मकान प्लॉट्स जो हैं वो कटवाते हैं, ठीक है, और एक एक प्लॉट अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अलॉट कर देते हैं। ये प्लॉट्स भी अलॉट कर सकते हैं या फिर जो फ्लैट्स हैं वो बना के भी उनको अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन होते हैं, जनरल पर्सनस होते हैं। इसके क्रिएटर्स कौन है, जनरल पर्सनस होते हैं हु वांट टू हैव रेजिडेंशियल हाउसेस, ठीक है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होते, उनको वो घर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल हाउसेस। ये क्या करते हैं, रेजिडेंशियल हाउसेस प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को। इनका काम क्या है, ठीक है, बेसिक फंक्शन क्या है, परचेजिंग एंड डेवलपिंग लैंड, डेवलप करते हैं। पहले तो ये क्या करते हैं, इकट्ठे होकर पैसा इकट्ठा करते हैं और लैंड को खरीदते हैं, ठीक है, फिर उसको बनाते हैं। ये नहीं है कि उनको बनाने के लिए ये खुद भी बनाते हैं। इनमें से कुछ लोग जो होते हैं वो मिस्त्री का काम करते हैं, ठीक है, तो वो खुद बनाते हैं। और कंस्ट्रक्टिंग, अब देखो कंस्ट्रक्शंस करते हैं एंड अलॉटिंग हाउसेस टू द मेंबर्स, ठीक है, और मेंबर्स को वो हाउस अलॉट करते हैं। नेक्स्ट है अलॉटिंग प्लॉट्स इन केस नो हाउस कैन बी गिवन, ठीक है, अगर हाउस नहीं दे पाते, फ्लैट्स नहीं बना पाते, इतनी इनके पास इनकम नहीं होती, तो सिर्फ प्लॉट्स ही अलॉट कर देते हैं अपने मेंबर्स को। नेक्स्ट इसके अदर फंक्शंस क्या हैं, दीज जो सोसाइटीज़ हैं आर जनरली एस्टेब्लिश इन द बिग सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ में होती हैं। गेट लैंड ली जाती है और कहते हैं कंसेशनल रेट पे, क्योंकि लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो उनको कुछ कंसेशंस मिल जाते हैं, कुछ एग्जम्पशंस भी मिल जाती हैं सरकार की तरफ से, ठीक है, क्योंकि सरकार क्या कहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो लोग हैं, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी है उसके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ हो। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोग होते हैं ये मोस्टली कौन होते हैं, पुअर सेक्शन होता है सोसाइटी का, ठीक है, पुअर या फिर इकोनॉमिकली सेक्शन, जो वीकर सेक्शन होता है इकोनॉमी का, ठीक है, इकोनॉमी का। तो ये जो सोसाइटी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि ये लोग जो हैं इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ठीक है, इन लोगों को भी प्लॉट्स मिले। ये झुग्गी झोंपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, यहाँ से इसमें से क्या होता है, झुग्गी झोंपड़ी में गंद ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट चाहती है कि इन लोगों को भी इनको भी मिले, ठीक है ना, प्लॉट्स। तो गवर्नमेंट उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, उनको अपनी तरफ से पैसे देती है और उनको एग्जम्पशंस भी देती है। एग्जम्पशंस का मतलब क्या होता है कि उनको टैक्स में रिलीफ मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट है इनका सोसाइटीज़ जो हैं जनरली प्रोवाइड ऑल द मॉडर्न फैसिलिटी इन द हाउसेस, ठीक है, ये मॉडर्न फैसिलिटीज़ हर एक तरह की प्रोवाइड करती हैं अपने हाउसेस में। एंड इवन ग्रांट लोन एट लेसर रेट, ठीक है, और लोन्स भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, अगर आपको हाउस चाहिए, हाउस लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो लोन्स भी प्रोवाइड करती हैं यही जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। अब देखो हमने ये 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ ली हैं। हमने देखा है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं।